हेलो एवरीवन, आप सभी को राम को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 59 के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हमारा जो मंत्रा है वह है सिलेक्शन बाई चॉइस लेना है। इतनी अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे कि एग्जाम में सारे सवाल फोड़ के आएंगे। और जब तैयारी जबरदस्त होगी, आपकी मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल मजबूत होंगे, सवालों को तेज करने का तरीका आपको पता होगा, तो सवाल आपसे जरूर डरेगा। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज आपकी मंडे वेंसडे फ्राइडे चलती है एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। सुबह 11 बजे इसका एक वीडियो आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें, आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है इस सीरीज का। डीपीक्यू सीरीज क्या है, नए बच्चों के लिए इस पेज में पढ़ के जान सकते हैं कि इस सीरीज से आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या मिलने वाला है। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप अर्जुना मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप बैच का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। उसके बाद भी फर्दर अगर इंक्वायरी है तो हमारी टीम से व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं पूरी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस सेशन की आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए @RamoSirOfficial। QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि तीन फ्रैक्शंस हैं आपके पास ए, बी और सी। वो इस प्रकार से हैं कि ए हमारा बी से बड़ा है, बी हमारा सी से बड़ा है। फिर कह रहा है व्हेन स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट द रिजल्ट इज 7/8 which exceeds b by 0.1250 if a plus b plus c is equal to 1 5/14 then the value of a plus c is। अब देखिए बहुत क्लियर है कि अगर मुझे a प्लस सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मुझे a और c अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ b निकाल पाऊँ तो b मैं घटा दूंगा इस वैल्यू से, b को उधर ले जाके, तो मुझे a प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए b मिल रहा है क्या, तो आप कहोगे यस, क्योंकि सवाल ने एक बात बोली है कि जब हम स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट कौन है c, इसको हम लार्जेस्ट से डिवाइड करेंगे a से, तो इससे जो वैल्यू मिलती है वो 7/8 है। और ये 7/8 b से कितना अधिक है, 0.1250। देखिए ध्यान रखिए कि 0.125 की जो वैल्यू होती है ये फ्रैक्शन में 1/8 होती है। ये बहुत काम की चीज़ है कैलकुलेशन के लिए। 12.5% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/8। वही जब परसेंटेज को आप 1/100 से रिप्लेस करते हैं तो फ्रैक्शन में वही वैल्यू 0.125 आती है जो कि 1/8 होती है। कैलकुलेशन में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। जैसे कभी भी आपको 125 का इस्तेमाल करना हो तो 125 हमारा 1000/8 के बराबर होता है। तो मान लिया मैं आपको कोई भी संख्या देता हूँ, जैसे मैं आपको एक संख्या देता हूँ, मान लिया 8000, और मैं कहता हूँ इस 8000 को 125 से डिवाइड करो। तो अगर आपको पता है कि 125 1000/8 होता है तो आप इस 125 को 1000/8 लिखेंगे, और जैसे आप इसको 1000/8 लिखेंगे आप देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो जाएगी। ये 1000 से 3 जीरो कट जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो ये 0.125 1/8 होता है, 125 1000/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपको ये सवाल दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 0.125 1/8 के बराबर है। तो सवाल ये कह रहा है कि c/a जिसकी वैल्यू 7/8 है, वो कह रहा है b से 1/8 अधिक है। क्या यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल गई? यस, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7/8 माइनस 1/8, और इसको आप बोलेंगे कि ये वैल्यू हो गई 6/8, और b की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल गई 3/4। अब मैं a प्लस सी को निकालने के लिए यहाँ जाऊँगा तो मैं कहूँगा a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 48, 51 48 और 5 हो गया 53, यानी 53/48 यहाँ लिखेंगे। और इसमें से b माइनस होगा जो कि 3/4 है। और अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर आएगा 48, यहाँ आपका 53 ही रहेगा। 4 का 12 गुना 48 होता है तो 12 3 36 आ जाएगा ये। तो आंसर हमारा आ रहा है 17/48। 17/48 हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा बी आंसर सही हो गया। बी आंसर 17/48 बी में लिखा हुआ है तो वो करेक्ट हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल कर रहा है कि a/b 3/5 है, b/c 2/3 है, तो आपको बताना है ए बी सी का अनुपात क्या है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, आप a/b लिखिए और जहां a खत्म हो रहा है, जैसे a b पे खत्म हो रहा है, अगला रेशियो हमारा b से ही शुरू हो रहा है, b/c। जब भी ऐसा होगा तो देखिए इस रेशियो को हम कैसे लिखेंगे। इस रेशियो को लिखने का तरीका ये होता है
कि आपका जब ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ए लिखने के लिए मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये 6 आएगा। बी देखो यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ऐसा साइन बनाओ। तो बी लिखने के लिए हमें इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे 5 दूनी 10। और जब मुझे सी लिखना हो जो यहाँ आता है तो इन दोनों का गुणा होता है, ये 5 3 15 हो जाता है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 6, 10 और 15। इस तरह से आप बड़ी सरलता से इसको मार्क कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये 6, 10, 15 वाला करेक्ट होगा। देखिए इसको करने का एक और तरीका भी है जो हम कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका। ए और बी का रेशियो 3:5 है। अगर मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है ऑप्शन में तो पहले दोनों रेशियो क्या है, ए और बी है। तो यहाँ 3:5 है, देखो 6 और 10 का रेशियो भी 3:5 है, 3 और 5 का रेशियो भी 3:5 है। ये सी और डी गलत हो गए क्योंकि यहाँ पर पहले दोनों का रेशियो ए और बी का रेशियो 3:10 लिखा है जो कि गलत है। अब इन दोनों में से क्या सही है अगर आपको ये पता करना है तो बहुत आसान है। देखो बी और सी में अगर आप गौर से देखें तो बी हमारा छोटा है, सी हमारा बड़ा है, यानी बी हमारा सी से छोटा होगा। अब बी हमारा सी से छोटा इन दोनों ऑप्शंस में जो बचे हैं इनमें से बी हमारा सी से छोटा कहां है, सिर्फ ए ऑप्शन में। तो ए ही करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहां तो बी हमारा सी से बड़ा हो गया। अगर आपको मैच करना है तो मैच करके भी देख लो, 2:3 यहीं पर है, यहां 5:3 है, गलत हो गया। तो ये ऑप्शन चेक करके भी ऐसे प्रश्नों को लगाया जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सवाल कह रहा है आपसे कि आपको एक बार चार्ट दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 2 स्कूल्स के 6 वर्षों के अंतराल पे, यानी 6 वर्ष का पीरियड है, उसमें आपको दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर कह रहा है कि इस बार ग्राफ में आपको बताना है कि रेशियो क्या है स्टूडेंट्स टेकन फॉर ईयर 9, 11, 13 टुगेदर फ्रॉम स्कूल ए टू द स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर्स 8, 12, 13 टुगेदर फ्रॉम स्कूल बी। तो देखिए आपको स्कूल ए का 2009, 11 मतलब 2011 और 13 का टोटल लेना है, और जो स्कूल बी है इसका टोटल मुझे लेना है 8 और 12 और 13 का। ये टोटल लेके हमें अनुपात निकालना है। तो जरा इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारा 2009 में कितना है, 800 है। ए मतलब नीला, नीला वाला ए है। तो 2009 में 800 हो गया, फिर 2011 में गए तो 700 हो गया, तो 1500 हो गया, और फिर 13 में गए तो ये 2250 हुआ या नहीं हुआ। तो आपने कहा ये वैल्यू हमारी आ गई 2250, यहाँ लिख लीजिए। ठीक, फिर हम बी के लिए जाएंगे और बी के लिए जब हम गणना करेंगे तो 8, 12, 13 होगा। तो बी देखिए 8 में कितना है, 550, यही चीज 12 में कितना है, 500, तो 1050, और ऑरेंज कलर देखना है, बी मतलब ऑरेंज कलर, 1050 हो गया, और 13 हो गया हमारा 480। अब 1050 में अगर मैं 480 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1530। सबसे पहले 0 से 0 कटा, और 0 से 0 कटने के बाद मैं बिल्कुल समय नहीं लगाऊंगा और मैं आंसर को डी मार्क कर दूंगा। इतना जल्दी मैंने कैसे मार्क किया, तो यहां पर देखिए एक तरीका तो है कि आप डिवाइड करके बढ़िया देखिए कि भाई ये 9 से कट रहा है, मैंने इतना सोचा नहीं है। ठीक है, तो पहले 9 से काटने वाला तरीका तुम्हें बताता हूं। तो यहां आएगा 25 और यहां आएगा 17, 25:17 आ गया, पर मैंने काटा नहीं, मैंने सीधे उत्तर लगाया था। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए जब भी आपके पास कोई ऑड नंबर होगा और उस ऑड नंबर को आप किसी दूसरे ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे, तो अगर ये सिंप्लीफाई होगा, कटेगा, तो ये ऑड नंबर बटे ऑड नंबर ही आएगा। पहली बात ये जान लो। क्यों, इसका रीजन क्या है। जैसे मेरे पास मान लिया एक नंबर है 225, ये एक ऑड नंबर है। कटने का मतलब क्या होता है, मैं अगर इसको 9 से काट रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये 9 × 25 है, और मैं 153 को क्या कह रहा हूं, ये 9 × 17 है, तब ये 9 और 9 कट गया, ये मतलब हो गया। अब जो ऑड नंबर है ना वो हमेशा दो ऑड नंबर के प्रोडक्ट्स में ही लिखा जा सकता है। काटने का मतलब ये हुआ, जब आप काटने जाओगे किसी ऑड नंबर को तो वो ऑड नंबर से ही कटेगा, इवन नंबर से नहीं कटेगा, और कटने के बाद जो बचेगा वो भी ऑड नंबर ही होगा। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा तो मुझे पता था कि इसको जब मैं काटूंगा तो ऑड बटे ऑड ही मिलेगा। ठीक है, ऑड बटे ऑड मिलेगा, इसमें मुझे कोई शंका है ही नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, राइट। आप मुझे बताओ, अब जब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट इवन है तो ये तो चलेगा ही नहीं, जो 2 बचे हैं पार्ट, इनमें क्या सही है आप बताओ। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, होगा या नहीं होगा। यस, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 25/17।
ठीक है। एक और तरीका था इसको देखने को कि देखो यहां पर जो 5 का कंपोनेंट है न्यूमरेटर में, और ये 5 नीचे कट नहीं सकता है क्योंकि 153 में कोई 5 नहीं है। 5 अगर होता तो या तो अंत में 5 होता या 0 होता। तो ये भी आप सोच सकते थे कि पहले पार्ट में मेरा 5 का मल्टीपल होना ही होना है, 5 गायब नहीं हो सकता क्योंकि 225 के अंत में 5 है, वो रहेगा, नीचे से कटेगा नहीं। ऑड बटे ऑड आना है और पहले पार्ट में 5 आना है, तो सिर्फ डी हो सकता है क्योंकि यहां जहां 5 है यहां अगला कंपोनेंट इवन है, चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये है आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। आपको काटने की जरूरत ही नहीं है, आपने सीधे कहा ऑड बटे ऑड होगा तो सिंप्लीफाई होकर ऑड बटे ऑड ही रहेगा। ठीक है, और फिर मैंने वो लॉजिक बताया कि पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, पहला पार्ट न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, ऑड बटे ऑड, तो ऑड बटे ऑड में 2 ही बचे और न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैलकुलेशन की अप्रोच, ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की अप्रोच कैसी लगी। डीपीक्यू के थ्रू मैं आपको ज़बरदस्त आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की अप्रोचेस आपको सिखाता रहूँगा, आप एग्जाम में बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करेंगे। ये सवाल देखिए, वही बार चार्ट दिया है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 स्कूल के दिए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, सेम ग्राफ है जो पिछले सवाल में था। अब ये कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए टू द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी। तो औसत जो है हमारा, उसका मुझे रेशियो लगाना है। ठीक है, औसत निकालने दोनों के अलग अलग, ए और बी के, और रेशियो निकाल देना है उसका। तो नीला वाला ए है, सारे नीले का टोटल लेना है मुझे, और फिर हमें सारे ऑरेंज का टोटल लेना है। ठीक है, और मुझे इसका आंसर लगा देना है। ठीक है, तो जरा इसको लिख के देखते हैं, और मैं आपको एक कैलकुलेशन की यहां भी जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा। पहले आप ए निकालिए, तो देखो ए का टोटल को 6 से डिवाइड करेंगे तो ए का औसत आ जाएगा, बी के टोटल को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो बी का औसत आ जाएगा। जब रेशियो निकालोगे यार, तो ये 6 का कोई मतलब है क्या? नहीं, वो तो कट ही जाएगा। तो आप जब औसत का टोटल निकालते हैं, औसत का मतलब टोटल निकाल के औसत कैलकुलेट करके रेशियो निकालिए, यानी एवरेज का रेशियो निकालिए दो लोगों का, या उनके टोटल का रेशियो निकालो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, जैसे 6 साल का औसत है, तो आप टोटल का रेशियो निकालोगे, वही एवरेज का रेशियो होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना, इसको बात को अंदर उतार लेना कि एवरेज का रेशियो टोटल के रेशियो के बराबर होगा अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दोनों ग्रुप्स की जिनके हम औसत निकाल रहे हैं, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। जैसे यहां पर 6 साल, औसत 6 साल के पीरियड में निकलेगा, 6 से डिवाइड करना, दोनों को 6 से डिवाइड करना, तो टोटल का ही रेशियो आंसर होगा। अब ए का टोटल निकालिए, तो ए का टोटल निकालने के लिए मैं टोटल करने जा रहा हूं। देखिए 640 है, 800 जोड़ा 1440 हुआ, 14 5 1940 हुआ, 19 7 2640 हुआ, 26 और 9 3540 हुआ, 3540 के बाद मैं क्या जोड़ रहा हूं 750, तो ये हो गया आपका 4240 प्लस 50 यानी 4390। तो ये वैल्यू मेरे पास आई, सॉरी 4290, राइट, 50 जोड़ेगा तो 4290 हो गया, 4240 प्लस 50 4290 हो गया। अब पता है मजेदार बात क्या है, जैसे मैं यहां 4290 देखूंगा, मैं अपना आंसर ए लगा दूंगा। कैसे? आप कहोगे सर ये क्या बेईमानी है, क्योंकि 429 अगर देख के लगा रहा हूं तो यहां भी 429 था, सी में भी 429 था, मैंने सी को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा अगर आपके पास थोड़ा सा भी आंखें आपकी कमजोर नहीं है, क्लटर्ड नहीं है, क्लियर है, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि ऑरेंज का जो ग्राफ है वो अगर आप देखें ब्लू की तुलना में, अगर मैं ऑरेंज को कंपेयर करूं तो ओवरऑल टोटल मुझे दिखाई दे रहा है कम होगा। देखिए यहां कम है ऑरेंज ब्लू से, यहां ऑरेंज और ब्लू लगभग बराबर है, यहां ऑरेंज ब्लू से थोड़ा सा ज्यादा है, यहां भी ऑरेंज ब्लू से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आगे देखो इतना कम, इतना कम। तो ये आपकी आंखें बता देंगी, देख के आप देखो, महसूस करो इसको अपनी आंखों से, कि अगर मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ दिखाऊं, ये नंबर्स गायब कर दूं, मैं आपको ना दिखाऊं यहां पर, और मैं कहूं कि बताओ ए का टोटल यानी नीले वाले का टोटल बड़ा है या ऑरेंज का टोटल बड़ा है, आप बोल दोगे कि यार भैया नीले वाले का टोटल बड़ा है, ऑरेंज वाले का छोटा है, बिकॉज आप विजुअली इस चीज को कंपेयर कर सकते हो। तो मुझे ये पता है कि जो पहला पार्ट है ये 4290 टाइप का है, और दूसरी वैल्यू कम आने वाली है, लेस आने वाली है, छोटी आने वाली है इससे। अब आप जरा देखो ध्यान से, पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू छोटी कहां है? बी ऑप्शन में है, ठीक है, और कहां है?
और पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू जो छोटी है वो ए ऑप्शन में है। लेकिन बी गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहां 799 लिखा है, मेरे पास यहां 429 दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, इसलिए 429 वाला ही करेक्ट होगा। क्योंकि बेटा देखो, इस 429 वाले में अगर आप ये जीरो काट भी दें, यानी 10 से डिवाइड कर भी देंगे, तो ये वैल्यू 799 नहीं आने वाली है, 799 हमें नहीं मिलेगा। तो आंसर ए ही होगा, दूसरा पार्ट पहले से छोटा होगा और ये पहला पार्ट मुझे साफ साफ यहां दिख रहा है, 10 से काटने पे मिल जाएगा, तो बी नहीं हो सकता। ये दोनों तो गलत हो गए, इन दोनों में दूसरा वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से बड़ा है, यानी बी का टोटल ए के टोटल से बड़ा है, जो कि नहीं हो सकता है, असंभव है। समझ में आई बात की नहीं? हाँ। अब आप कहते हैं सर अगर हम ये शुरू में ही देख सकते हैं कि ए का टोटल बी के टोटल से बड़ा है, यही ऑब्जर्वेशन इवन हम ए का टोटल भी अगर कैलकुलेट ना करें, आप ये सिर्फ देख लें कि ए का टोटल बी के टोटल से बड़ा है, प्योर ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि नहीं? यस। तो आपके दो ऑप्शन ही सही हो सकते हैं, सी और डी तो सीधे गलत हो जाएंगे। अब हो सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ होता कि तीन ऑप्शंस में ऐसा होता कि हमें बी ए से बड़ा दिख रहा होता रेशियो में, तो हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम उत्तर लगा देते। तो डीआई में जब ग्राफ दिया होता है ना, तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करना भी सीखिए, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना सीखिए, हर बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है। आई होप ये बात समझ में आई। मुझे कमेंट में बताना कि ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं, ये क्यों मैंने बोला कि बी का टोटल ए के टोटल से छोटा है। क्या आप भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस चीज को अब देख पा रहे हैं या नहीं? क्या नेक्स्ट टाइम ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे अगर आप मेरे साथ काम करेंगे। खैर, आपकी संतुष्टि के लिए मैं बी का टोटल भी निकाल देता हूं, टू जस्ट मेक श्योर कि एक ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है उसको भी हम फॉलो करें। 550 है, 820 है, 8 5 1370 हुआ, 13 6 1970, 1970 में 750 जोड़िए तो 2670 प्लस 50 2720, ये हो गया 27 5 3220, और 3220 में अगर आप 480 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3700 मिलेगा। तो यहाँ आप टोटल लिखिए 3700, और ये कटा, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 429 रेशियो 370 आ गया। पर एग्जाम में पता है आपको, बच्चे यही करके आते हैं, टोटल टोटल निकाल के रेशियो निकालेंगे, जबकि इस सवाल को लगाना बहुत जल्दी संभव था, सीधे लगाना संभव था अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इन प्लेस हैं तो। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दिया है, इसमें पॉपुलैरिटी जो आइसक्रीम फ्लेवर्स की है 2005 और 2015 में, ये पहले ग्राफ जो है 2005 का है, पहला वाला पाई चार्ट, दूसरा वाला ग्राफ 2015 का है। तो जो पॉपुलैरिटी है आइसक्रीम के फ्लेवर्स की वो दी हुई है। अब फ्लेवर्स क्या है? स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वनीला, अदर्स। यहाँ भी सेम है। ठीक, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का क्या है। ठीक है, फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का क्या है? सो मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है आइसक्रीम का, पहले तो ये था कि जब कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमें एक टूटी फूटी फ्लेवर मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली हमने एक फ्लेवर ट्राई किया था, मतलब रिसेंटली नहीं कहूँगा, मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ वर्षों पहले, लगभग 2019 के आसपास। वो फ्लेवर था टेंडर कोकोनट। ठीक है, टेंडर कोकोनट, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर मुझे लगा, टेंडर कोकोनट, एंड आई लव इट। सो अभी मेरा फेवरेट फ्लेवर है टेंडर कोकोनट। ठीक है, आप भी बताना कमेंट में कि आपका फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का क्या है। ओके, सो देखिए अब जरा ऑप्शन में, तो यहां पर अब ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई जो परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट है, जो प्रतिशत अंक बदलाव है, रिजल्ट्स इन एनुअल एडिशन सेल्स ऑफ ₹10,000, हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटरस्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2005 टू 2015? सबसे पहले ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट। परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट परसेंटेज शिफ्ट नहीं है, परसेंटेज चेंज नहीं है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको ठीक से। सो देखिए, मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं कि भाई परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होता है, ये पॉइंट लगाने से क्या फर्क आ जाता है। परसेंटेज, इसको परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस भी बोलते हैं, इसको आप परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन जब ये पॉइंट शब्द लगा दिया गया और एक शब्द है परसेंटेज चेंज,
क्या ये फर्क है? क्या ये पॉइंट नहीं लगा है तो बात कुछ और है, और अगर ये पॉइंट जैसे परसेंटेज डिफरेंस है और परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस में क्या फर्क है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यस, ये बहुत अलग चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लिया कोई चीज 40% है यहां पर, ठीक है, वही चीज चेंज होके 50% हो गई। ठीक है, कोई चीज है जो किसी पर्टिकुलर डेटा सेट में 40% है और बाद में वही चीज 50% हो गई। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो परसेंटेज चेंज आपका होगा 50 माइनस 40/40 × 100। ये कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 25% का परसेंटेज चेंज हुआ। यहां पर हमने ये एज्यूम किया है कि जो बेस है ये बेस सेम है। जैसे यहां जो भी इस पाई चार्ट का टोटल है, लेट से ये x है, तो यहां भी पाई चार्ट का टोटल x है। तो अगर ये टोटल सेम है, तो अगर मैं इस क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालूंगा, तो सीधे आप जब बेस सेम होता है x और x, तो सिर्फ ये 50 माइनस 40/40 × 100 करने से आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये बेस अलग अलग होंगे तो मैं यहां से 40% निकालूंगा एक्स का। मान लिया यहां बेस वाई हो गया, तो मैं लिखूंगा 40%, नीचे लिखूंगा 40% ऑफ एक्स, ऊपर लिखूंगा 50% ऑफ, यहां मान लिया वाई हो गया तो वाई माइनस 40% ऑफ एक्स, फिर मुझे परसेंटेज चेंज उस क्वांटिटी में मिलेगा। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम बेस को सेम मान के चलते हैं। आपको ये पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं कि भाई ये परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस और परसेंटेज डिफरेंस में फर्क क्या है। दोनों का बेस आपने सेम मान लिया तो परसेंटेज चेंज हो गया इतना 25% का। लेकिन जब मैं कहूंगा मुझे परसेंटेज पॉइंट चेंज बता दो या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बता दो, तो आपको क्या करना होता है, सीधे भैया ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ना परसेंटेज की 50 में इस 40 को घटा देना होता है, और इसको सीधे घटाओगे, न्यूमेरिकल डिफरेंस इसको बोलते हैं। आप परसेंटेज के टर्म्स में अब आपको नहीं सोचना है, बस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेना है, और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो अंतर होगा वो, जैसे यहां 10 आया, अब इसको बोलेंगे हम 10 परसेंटेज पॉइंट, ये 10 परसेंटेज पॉइंट के बराबर होगा। ये 10 परसेंटेज पॉइंट चेंज है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना है परसेंटेज पॉइंट चेंज में या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस में और परसेंटेज चेंज में। परसेंटेज चेंज बिल्कुल अलग चीज है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से मालूम था या नहीं मालूम था, आपने पहली बार इसको सीखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको पॉइंट क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली लॉजिक बहुत सिंपल है। तो जैसे एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, बेसिकली ऐसे 50 को लेट से 50 की जगह लिख देंगे और 40 को 40 की जगह लिख देंगे 40, और सीधे हम इनका अंतर निकाल लेंगे, इनके इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। राइट, एज्यूमिंग कि ये एक लाइन पे हैं और इनको हम 50 और 40 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बेसिस को इग्नोर करेंगे, हम कोई परसेंटेज चेंज यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, सिंपली परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस निकाल रहे हैं, परसेंटेज पॉइंट चेंज निकाल रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन सवाल पे होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सवाल होगा ही नहीं आपसे। अब जैसे इस सवाल को देखिए आप, परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट भी वही है, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस इन एनुअल एडिशन सेल्स ऑफ ₹10,000, हाउ मच did the combined annual strawberry and butterscotch sale increase from this। देखो, if a percentage point, तो ये कह रहा है एक परसेंटेज पॉइंट जो है, लेट से एक परसेंटेज पॉइंट, ए मतलब 1 हो गया आपका, एक परसेंटेज पॉइंट का मतलब है, कह रहा है अगर चेंज हो कोई चीज, इससे क्या होगा, सेल पे 10,000 का बदलाव आएगा। तो 1 परसेंटेज पॉइंट चेंज इज इक्वल टू 10,000 रुपया। अब हमें स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच के लिए बताना है कि इसकी सेल में कितना इंक्रीज हुआ। तो आप कहोगे यहां स्ट्रॉबेरी है, यहां मेरे पास बटर स्कॉच है, तो एक काम करिए, आप स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का टोटल निकालिए। यहां पर तो 18 और 10 बनेगा 28 और 9 8 बनेगा 17, तो ये हो गया 29.7। तो 2005 में 29.7 परसेंटेज वैल्यू है, बट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो 29.7। यहां स्ट्रॉबेरी 20.5 है, 16.6 है। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताइए, आपको मिलेगा सिंपली 37.1।
तो आप परसेंटेज मेरा 37.1 हो गया। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट निकालना है तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज का अंतर लिखना है बस। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू का लिखूंगा अंतर, तो 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, और यहाँ 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा। तो ये 7.4 परसेंटेज पॉइंट, पीपी लिख देता हूं, परसेंटेज पॉइंट चेंज हुआ ये, ठीक है, या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस हुआ। अब एक परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस मुझे क्या देता है, 10,000 का चेंज देता है। तो यहां ये 29.7 से अगर 37.1 हो गया, तो क्या 7.4 परसेंटेज पॉइंट चेंज आया। तो 7.4 परसेंटेज पॉइंट कितने का एडिशनल सेल्स हमें दे देगा। आप कहोगे एक परसेंटेज पॉइंट जो चेंज है वो 10,000 देता है, तो 7.4 क्या बनेगा, 7.4 इंटू 10,000, और जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 74,000। तो बहुत शानदार सवाल है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है, और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करोगे आप, ये समझ में आपको आ गया होगा। सवाल कह रहा है कि एक बार चार्ट दिया हुआ है, shows the number of students of two schools over a period of 6 years. In the bar chart, in which year is the sum of students from school A and B taken together is minimum. तो A और B का टोटल बताना है कि मिनिमम कहां पर है। इस सवाल को भी आप विजुअली कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। ए और बी का टोटल मतलब क्या है, ब्लू और ऑरेंज का टोटल करना है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यार ये तो नहीं होगा, ये तो इनका टोटल तो ज्यादा हो जाएगा, मुझे तो कम ढूंढना है, तो छोटी छोटी पिक्स ढूंढो। तो आपको तुरंत ही दिखेगा एक तो ये और एक तो ये दोनों ऐसे हैं जो शायद महसूस हो रहे हैं मुझे कि इनमें मिनिमम बनेगा। एक्चुअल में आपको अब दिख गया होगा कि ये मिनिमम है, राइट, बिकॉज इवन इनका टोटल भी ज़्यादा है। ये आपका 1190 है और ये 1100 है, तो 2010 में सबसे कम टोटल है वो आपको विजुअली दिख रहा है। विजुअली एटलीस्ट ये दोनों आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि नीचे नीचे हैं, पास पास हैं, इनका टोटल ही सबसे कम बनने वाला है। एंड देन कंपेयर कर लो आप, 2010 आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 1100 बन रहा है, तो वो भी करेक्ट है। जैसे इसमें भी क्या है, ये एक वैल्यू 640 है, एक 550 है, यहाँ एक 500 एक 600, तो मिनिमम तो यही बनेगा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज इससे अधिक होंगे। जैसे मैं यहाँ आपसे अधिकतम पूछ बैठूं, तो अधिकतम पूछ बैठूं तो क्या आप बैठ के मैन्युअली काउंट करोगे, आपको दिख रहा है अधिकतम यहाँ है, इन दोनों का टोटल, ऊंची पीक्स हैं लगभग बराबर है, टोटल यहाँ हाईएस्ट होगा। तो विजुअली आप इस चीज को यहाँ पर इस सवाल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है वैल्यू बता दो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस दिस सॉल्व करना है, बॉड मास लगाना है, बहुत सिंपल बॉड मास है, बट ऐसे सवालों में भी एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए पेशेंस के साथ करेंगे। तो जो ऑफ है उसको सबसे पहले हम देखेंगे कैसे, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये जो 2 ऑफ 2 है ये बनेगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो पहला जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। अंदर जाएंगे तो यहाँ देखो 4 ऑफ 4 दिया है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4 ऑफ 4 क्या हो गया, 16 हो गया, माइनस 4/4 इंटू 4 ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, 2 से काटूंगा मैं, तो ये बन जाएगा पहला पार्ट 9/2 डिवाइडेड बाई जो अगला पार्ट है, इसको देखो 16 से 16 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, तो वैल्यू हो गई 4 प्लस 1 माइनस 4, और 4 प्लस 1 माइनस 4 1 के बराबर है, तो 9/2 ही आंसर हो गया। 9/2 4.5 होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी इज द राइट आंसर। देखिए एक्सप्रेशन दिया है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू बता दो एक गिवन एक्सप्रेशन की, ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए इस सवाल को, सिंपल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो यहां पर नीचे ऑफ के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हमें पता ही है कि बॉड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, राइट, ठीक है, बॉड मास में फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट टू राइट जिस ऑर्डर में जो पहले आए वो करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कोई प्रेफरेंस नहीं होती, लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है वो करते हैं। तो अब जैसे ऊपर अगर सॉल्व करने जाओगे तो ऑफ को करेंगे, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वो ये है न्यूमरेटर में, ठीक। तो न्यूमरेटर में अगर मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा 46 प्लस 3/4 32 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4/8 32 बनेगा, ये बनेगा 8 3 24 माइनस 6। नीचे जब आओगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ऑफ को करोगे प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से। 34 माइनस 6 28 बनेगा, 4 7 28 7 3 21 हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 11 प्लस 21। अब देखिए इसका टोटल बनेगा आपका 80, 80 में से 6 जाएगा, हो गया 74 70 एक्चुअली, ठीक है। ये वैल्यू आपकी है 70 माइनस 6 64 डिवाइडेड बाई 32, तो आंसर कितना आ गया
2 के बराबर आ गया, 2 आपका सही उत्तर हो गया 2, और 2 आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन इस सवाल को करने में अगेन इतनी ज़्यादा मेहनत आपको अंत तक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर हैं तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते थे बिना कुछ देखे हुए, ऑप्शन देख के लगा सकते। देखो ध्यान से, अगर मैं न्यूमरेटर देखूं तो पहले 46 लिखा है, डिनोमिनेटर में मेरे यहाँ 11 लिखा है, ठीक। तो न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर से तो बड़ा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे। फिर मेरे पास 3/4 है, यहां भी मेरे पास 3/4 है, यहां भी ऑफ है, पर यहां आपका 28 है और यहां ये 3/4 किसका है, 32 का है, माइनस आपके पास 6। आप अगर ये क्विकली जज कर पाए, जो कि बहुत आसानी से जज हो रहा है कि भाई न्यूमरेटर मेरा टोटल डिनोमिनेटर से बड़ा है, जो कि देख के लग रहा है क्योंकि यहां पर गैप ही ऑलरेडी 35 का हो चुका है, और जो आगे के एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं, आगे के जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं, एक 3/4 ऑफ 32 है, माइनस है, यहां 3/4 ऑफ 28 है, तो आप ये कह सकते हो कि इनसे, इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के देखें तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलरेडी इतना बड़ा है, शुरुआत में ही 35 यूनिट का फर्क है 11 और 46 में ही, ये भरपाई तो नहीं हो पाएगी क्योंकि 3/4 के लगभग इक्विवेलेंट है, 32 और 28 लगभग पास पास के नंबर हैं, तो ये लगभग आसपास के नंबर आएंगे। 6 अगर इसमें घटेगा भी तो मतलब वही कहना है, इतनी बड़ी भरपाई नहीं हो सकती कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, और आंसर इससे क्या होगा, मेरा एक से बड़ा आएगा, मोर देन 1 आएगा, और मोर देन 1 आएगा तो एक ही ऑप्शन मोर देन 1 है, सी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे जब, तो आपको ये चीजें भी समझ में आने लगेगी, यार ये तो ठीक है, तो बहुत ही हलवा केस था, फुल टॉस वाला सवाल है, तो लगा दो सी सीधे। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक बकेट को भरने के लिए 35 मग्स पानी की जरूरत होती है, और बताना है हमें हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर will be required to fill the same bucket if the capacity of the mug is reduced to 5/7 of its present capacity। तो देखिए बहुत सिंपल है इस सवाल को करना। देखो एक हमारे मग की सर्टेन कैपेसिटी है, राइट, मान लिया 35 मग पानी चाहिए, सो 35 मग पानी से हमारा कोई लेट से बकेट भर जाता है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी को 5/7 कर दूंगा, कैपेसिटी को 5/7 कर दूंगा, तो मुझे 7/5 टाइम्स नंबर ऑफ मग्स चाहिए होंगे टू मेंटेन सेम वॉल्यूम। ठीक है, आंसर आ जाएगा 49। और क्यों चाहिए, बहुत सिंपल है यार, 35 मग आपको भरने हैं, शुरू में आप मान लो कि कैपेसिटी एक मग की 7 यूनिट्स की है, तो क्या 7 × 35 लग रहा है, यस। बाद में 5/7 हो गई तो 5 यूनिट की कैपेसिटी हो गई, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ जो मग्स चाहिए वो यहां से आपको दिख रहा है ना 49, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर कि भाई 5/7 कैपेसिटी हो गई तो नंबर ऑफ मग्स क्वांटिटी जो होगी वो 7/5 × 35 हो जाएगी। या आप ऐसे कर लो कि पहले 7 मान लो, 7 × 35 टोटल वॉल्यूम हो गया बकेट का, फिर बाद में 5/7 हो गया तो 5 से डिवाइड किया, 49 आ गया आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि ओ हमारा सरकम सेंटर है ट्राइंगल पी क्यू आर का, अगर हमारा ओ क्यू आर एंगल 30 डिग्री है तो ट्राइंगल क्यू पी आर का ये जो एंगल है ये बताना है। देखिए सवाल ये बहुत सरल है, बट इस सवाल में कुछ मजेदार बात छुपी हुई है, इसको जरा समझिएगा। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके सामने, और इस ट्राइंगल में जो बात हो रही है सरकम सेंटर की वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको समझनी है कि सरकम सेंटर होता क्या है। तो सरकम सेंटर सिंपल सी वो चीज होती है जो कहते हैं कि भाई सरकम सेंटर वो होता है कि अगर मैं यहां से सेंटर मान के अगर एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे, है ना, इस तरीके का ऐसे, तो ये सर्कल क्या होगा, तीनों वर्टेक्स से निकलेगा, ये सरकम सेंटर कहलाता है। तो यहां से बेसिकली होता क्या है कि तीनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ये एक तो बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि तीनों पॉइंट, जो ये वर्टेक्स के तीनों पॉइंट होते हैं, ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं सरकम सेंटर से, जो कि सर्कल मैंने खींचा है उसका सेंटर। एक और बात ध्यान रखना आप कि सरकम सेंटर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसका लॉजिक क्या होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है मान लिया और आपको सरकम सेंटर बनाने का मन हो रहा है, तो आप क्या करो, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचो। जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये और ये परपेंडिकुलर। ऐसे ही हर भुजा का आपको क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो इधर भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो ऐसे। फिर तीसरे का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक ही जगह से पास होते हैं। एक ही जगह से पास होंगे तो ये समझ लेना, ये भी बाइसेक्ट करेगा, इक्वल होगा। और ये भी, मतलब डायग्राम में आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, स्केल डायग्राम मैंने बनाया नहीं, बट ये समझना है आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, तब ये पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है। और यहां से जब हम सर्कल खींचते हैं तो ये तीनों वर्टेक्स से पास होता है। तो ऐसे ये फॉर्म होता है। फॉर्मेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भुजाओं की होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सर्कम सेंटर होता है। देन एक और रूल ध्यान रखना है आपको इससे रिलेटेड, और वो रूल ये होता है कि भाई देखो, अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूंगा, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना चाहूंगा, जब चूंकि सर्कल है, तीनों वर्टेक्स से हमारा ये सर्कल पास हुआ ऐसे करके, तो अब सर्कल वाली प्रॉपर्टी की ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये इसका डबल होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 2 थीटा के बराबर हो जाती है अगर ये एंगल हमारा थीटा हो। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ये आइसोसेलेस होगा। इवन ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस, तो 3 ट्राइंगल बनते हैं, तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं, राइट। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये भुजाएं अलग अलग हो सकती है ना, ए बी सी, तो सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा बनेगा। ये हमारी जो वैल्यूज बनेंगी, ये 180 माइनस 2 थीटा, और अगर आप इनको हाफ करोगे तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वैल्यू भी आपकी बनेगी 90 माइनस थीटा आइसोसेलेस होने से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। अब जैसे इस सवाल में क्या बोला, ये 30 डिग्री बोला है। अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये P है, ये Q है, ये हमारा R है, ये हमारा O है। OQR एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री होना ही होना है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जरा बताओगे आप कहोगे ये 120 डिग्री होगी, और ये 120 डिग्री होगी, तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना, QPR, ये QPR एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा, जो कि आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। जो हमसे पूछ रहे हैं QPR एंगल, वो हमने निकाल दिया। इसमें तो कुछ मुश्किलात हो ही नहीं सकती, आपको बड़ी सरलता से आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको सर्कम सेंटर का एक रिवीजन भी मैंने करा दिया है सवाल में। ठीक है, सवाल है कि भाई 2 टैप्स हैं A और B, ये टैंक को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। अगर दोनों टैप्स को हम खोलते हैं 10:30 बजे सुबह, तो बताना है कि एट व्हाट टाइम शुड द टैप A बी क्लोज्ड, किस समय हम टैप A को क्लोज करते हैं। अगर ये दिया हुआ है कि टैंक 6 बजे पूरा का पूरा भर जाता है, तो जरा एक बात बताओ मुझे कि भाई अगर हमारे पास पाइप ए है जो 12 घंटे में भर देता है, पाइप बी है जो कि 15 घंटे में भर देता है, तो 15 और 12 का एलसीएम 60 यूनिट होगा। यस, तो 12 पंचे 60 होगा, 15 चौके 60 होगा, एफिशिएंसी निकल गई 5 यूनिट पर आवर, 4 यूनिट पर आवर, ये लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर 10:30 बजे सुबह ये खोला गया, शुरुआत में दोनों खोल दिए गए, फिर ए को बंद किया गया बीच में, और 6 बजे हमने इसको देखा कि पूरा भर गया है इस प्रोसेस में, तो कितने घंटे व्यतीत हुए हैं ये देख लेते हैं। तो 10:30 AM से लेके 6 बजे तक टोटल 7.5 घंटे का टाइम पीरियड है। इस 7.5 घंटे में बी बंद हुआ है क्या, नहीं, बी चलता रहा है पूरे 7.5 घंटे। ए को बंद किया आपने, तो मैं निकालूंगा कि 7.5 घंटे में बी ने कितना भरा है। 7.5 को आप 4 से गुणा करिए, 30 यूनिट आ जाएगा। तो ये 30 यूनिट बी ने भरा है। बाकी किसने भरा होगा, ए ने। तो ए ने अगर 30 यूनिट भरा है और ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 की है, तो ए 30 यूनिट कितनी देर में भरता है, 6 घंटे में भरता है। इसका मतलब ए 6 घंटे तक ऑन था, क्योंकि ए को 6 घंटे चलना पड़ेगा तभी 30 यूनिट भर सकता है। तो ए 6 घंटे तक ऑन था। तो 6 घंटे तक ऑन होने का क्या मतलब है, आप बताओ। यानी इससे 1.5 घंटा पहले ए बंद हो गया। 7.5 घंटे तक तो बी ऑन था, तो 6 बजे से 1.5 घंटा पीछे चले जाओ आप, तो 4:30 बजे आपने ए को बंद किया है। आप शुरू से भी चाहें तो 10:30 बजे में AM में आप 6 घंटा जोड़ दीजिए, 6 आवर्स, तो भी आपको 4:30 PM ही मिलेगा। एक ही बात है, कैसे भी चले जाओ। तो ये इस सवाल को हल करने का तरीका है।
सवाल कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो 4:5 है। अगर दोनों नंबर्स को हम 4 से इंक्रीज करते हैं तो रेशियो 5:6 हो जाता है। आपको बताना है इन दोनों नंबर्स का सम कितना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो इसका तरीका बहुत सिंपल होता है कि यहां लिखिए आप 4-5, यहां आप लिखिए 5-6, दोनों में अंतर 1 यूनिट यहां भी है, 1 यूनिट यहां भी है। सवाल कर रहा है कि भाई ये अंतर 4 के बराबर है, क्योंकि दोनों में 4-4 जोड़ा गया तो ये 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया। और 1 यूनिट अगर 4 के बराबर हो गया तो यहाँ जो टोटल है ये 9 यूनिट है। सम ऑफ नंबर्स 9 यूनिट्स हैं, तो आंसर हो गया 9 इंटू 4, क्योंकि 1 यूनिट 4 के बराबर है तो ये वैल्यू 9 चौके 36 हो गई। 9 चौके 36 यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल एबीसी का जी है और बीजी हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन बीई। बीई मीडियन की लंबाई कितनी होगी। तो देखो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है मीडियंस की, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जो मीडियन होती है ना, मीडियन, ये मीडियन एक तो पता ही होगा कि बाइसेक्ट करती है। अब मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, यानी जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड की खास बात क्या होती है कि सेंट्रॉइड से सीड्स की जो दूरी होती है और सेंट्रॉइड से ये जो भुजा की दूरी होती है 2:1 में होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो इसी बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है भाई ये चीज़ कि अगर एबीसी ट्राइंगल का हमारा सेंट्रॉइड जी है तो एबीसी बना लो, और बीजी अगर हमें दिया है कि ये 12 है, ठीक है, और हमें ये बीई दिया हुआ है तो बीई की लंबाई बतानी है, तो आप कहोगे भाई 2 यूनिट अगर 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 18 होगी, क्योंकि ये टोटल जो बीई लेंथ है वो 3 यूनिट के करस्पॉन्डिंग होगा। तो 3 यूनिट 18 सेंटीमीटर आ गया, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आप बताओ कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमेशा किससे डिवाइड होगा। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमेशा किससे डिवाइड होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट। तो देखो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को अगर हमें देखना है किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप नंबर्स लिखो। जैसे एक इवन नंबर में लिख सकता हूं ना 2n-2, राइट, लिख सकता हूं। एक इवन नंबर मेरा अगला होगा 2n, अगला इवन नंबर होगा मेरा 2n+2। जहां पर n हमारा क्या है, इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, राइट। तो 2n क्या होगा, इवन नंबर होगा, 2 घटाया यहाँ 2n, यहाँ 2n+1, तो देखो आप +2+2 का अंतर है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ही कहलाएंगे। अब अगर आप इनका टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहोगे 6 टाइम्स n, जहां पर n आपका एक इंटीजर है, पूर्णांक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये हमेशा 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 तो बाहर एक कांस्टेंट आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी, और ये बी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, इसी सवाल को मैं थोड़ा चेंज करके आपको होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क आपका ये है कि सेम प्रश्न जो आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, इसमें इवन की जगह अगर मैं चेंज करके ऑड कर दूं, अगर मैं इसी सवाल में इवन को चेंज करके ऑड कर दूं, तो बताना कि आंसर क्या होगा। यह आंसर आपको कमेंट करना है सभी को। अगर मैं इवन की जगह ऑड कर दूं कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो आपका उत्तर क्या होगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, सवाल है आपका कि एक पेड़ है वो टूट गया तूफान से, और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड पर आ गया 45 डिग्री के एंगल पर, और वो डिस्टेंस 30 मीटर की है फुट ऑफ द ट्री से। हाइट बताना है ट्री की बिफोर इट वाज ब्रोकन, ये कितनी है। सो गौर से देखिएगा, कुछ ऐसा हुआ कि एक पेड़ था पहले, ठीक है, तो पेड़ जब टूटा तो यहां से टूटा, है ना, पेड़ टूटा यहां से। तो पेड़ पहले था कितना, ये पूरा पेड़ था हमारा, ये था। अब चूंकि यहां से टूटा तो ये इतना पोर्शन जमीन पे गिर गया। सवाल कर रहा है कि ये 45 डिग्री है, तो भैया ये अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, है ना, 45 45 90। ये हमें मान के चलना है कि पेड़ ऊर्ध्वाधर है, परपेंडिकुलर ही होगा ग्राउंड से। ये मत कहना कि सर पेड़ हो सकता है टेढ़ा उगा हो, नहीं, जब तक कुछ दिया नहीं है तब तक टेढ़ा नहीं मानना है, ऐसे सीधा रहेगा हमारा पेड़। फिर टूटेगा और टूट के ये पोर्शन नीचे गिरेगा 45 45 90। अब 45 45 90 ट्राइंगल में क्या होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो ऐसा होता है 1/√2, ये भुजाओं का अनुपात होता है।
आपको ये दिया हुआ है कि ये दूरी जो है ये 30 मीटर की है, ये डिस्टेंस मुझे 30 मीटर की दी हुई है, ये दूरी मुझे बेस से जहां ये पेड़ टच कर रहा है 30 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। इट इज डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो एक यूनिट अगर आपका 30 के बराबर है तो ये हमें एक चीज दिया हुआ है कि भाई एक यूनिट हमारा 30 मीटर के बराबर है, ये भी पता है मुझे। अब पेड़ की जो टोटल लेंथ है, हाइट है, टूटने के पहले वो क्या थी? आप कहोगे वो थी √2+1, है ना, ये पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा ना मुझे, √2+1। तो मैं कहूंगा कि 1 यूनिट मुझे पता है, √2+1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो ये होगा √2+1 इंटू 30 मीटर्स, ठीक। तो √2+1 इंटू 30 मीटर कहाँ दिया मुझे? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये डीपीक्यू हो गई खत्म। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन करिए, वहां पर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डीपीक्यू की पीडीएफ को। आप व्हाट्सएप चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट करके बताते रहें, अपनी अटेंडेंस कमेंट में लगाते रहें भाई, कि हाँ सर डीपीक्यू कर रहे हैं, लगे रहो, ठीक है। जो भी जैसा महसूस हो रहा है, जैसा आपको फ़ायदा हो रहा है, बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं आपके सारे कमेंट डीपीक्यू के पढ़ता हूँ पर्सनली, टू नो हाउ इज़ द प्रोग्रेस, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं, सो आई नीड टू नो कि आप कैसे सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, वगैरह वगैरह। बाकी ये सीरीज़ मंडे वेंसडे फ्राइडे 11 बजे भैया इस यूट्यूब चैनल पर आती रहेगी। आप बस फॉलो करते रहो। मैथ में आपको 100% स्कोर दिलवाना है, ठीक है। आपकी तैयारी मैं इतनी अच्छी करूँगा कि कराऊंगा कि आपका 100% स्कोर एग्जाम में आएगा, अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले डीपीक्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।